नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे T20 विश्व कप की। जी हां, भारतीय महिला टीम यानी T20 विश्व कप वुमेन्स संस्करण जो होने वाला है उसको लेकर भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। मुंबई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय में चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में खेलने उतरेगी। भारत ने पिछले साल वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था और अब टीम की नजरें अपने पहले T20 विश्व कप खिताब पर होगी। महिला T20 विश्व कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। T20 विश्व कप के लिए चुने गए स्क्वाड में अनकैप्ड नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया को शामिल किया गया है। आपको बता दें, प्रतिका रावल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर अमनजोत कौर चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाई है। नंदिनी मध्यम गति की गेंदबाज हैं, जिन्होंने महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 मैच खेलकर कुल 17 विकेट चटकाए थे और सबकी नजरों में आ गई थी। वह उस भारतीय टीम का हिस्सा भी थी जिसने इस साल फरवरी में बैंकॉक में आयोजित महिला एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत 28 मई को होगी। T20 विश्व कप के लिए 12 टीमों के 6-6 के 2 ग्रुप में बांटा गया है और भारत की टीम ग्रुप 1 में शामिल है। अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो उसे ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है, जहां मौजूद दिग्गज टीमों के साथ साथ भारत पाकिस्तान की आपको वो राइवलरी भी देखने को मिलेगी। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसे देश हैं। वहीं ग्रुप 2 में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड है। अब हरमनप्रीत कौर पर नजर इसलिए होगी और दूसरी तरफ यस्तिका भाटिया पर भी, क्योंकि यस्तिका भाटिया को टीम में जगह दी गई है उनके अच्छे परफॉर्मेंस की बेस पे। और नंदिनी से जो मिडिल ओवर्स में दिक्कत थी, जो मीडियम पेसर्स की, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं झूलन गोस्वामी के जाने के बाद वो एक गेम चेंजिंग बॉलर अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इंडिया टीम परफॉर्म अच्छा कर रही थी। मैं बार बार इस चीज को अपने शो में दोहराता हूं कि जब आप परफॉर्म अच्छा करते हैं तो आपकी कमियां छुपती हैं, लेकिन उन पर भी बात होनी चाहिए। तो ये जो आप स्क्वाड देख रहे हैं, नंदिनी आपको सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर इस टीम के साथ जोड़ी गई है। 10 मैचों में 17 विकेट लेना अपने आप में काबिल तारीफ होता है। और जो उनकी लेट कट बॉल है, स्विंग और कट में डिफरेंस क्रिकेट प्रेमी बहुत अच्छे समझते होंगे। वो जो लेट कट होती है उनकी बॉल, उससे उनको प्लस पॉइंट मिलता है, उनकी जो वेरिएशंस है, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अच्छी, अगर बात की जाए, एक अच्छे तरीके से पूरे टूर्नामेंट में लीड किया गेंदबाजी के क्रम को। उसी तरह हरमनप्रीत कौर के साथ अगर बात की जाए तो अच्छी फॉर्म में है स्मृति मंदाना, वहां आपको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास इस बार T20 विश्व कप की तरह परफॉर्म करने का और जिस तरीके से 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अच्छे से परफॉर्म करने का और T20 विश्व कप को अपने नाम करने का, इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मृति मंदाना वहां पर आपको दिखेंगी, वहां दीप्ति शर्मा वहां पे आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सबको जब आप देखेंगे वहां पे आपको जिम्नाई देखेंगे, क्योंकि तमाम प्लेयर्स हैं यहां पे। आप देखिए यहां पर आपको कोई तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये चीजें हैं, यहां पर आपको सारी चरनी मिलेंगी। ऋचा घोष विकेटकीपर के तौर पे हैं। यस्तिका भाटिया को मैंने आपको जिससे कहता है, देखिए ऋचा घोष और यस्तिका भाटिया दोनों के जो डाउन्स है बैटिंग के ना, ये क्यों इसलिए जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यस्तिका भाटिया जो है वो आपको नंबर 4-5 पर खेलती मिलती है और वहीं अगर हम बात करें ऋचा घोष की तो वो नंबर 3-4 पे आपको खेलते नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं विकेट कीपर के साथ साथ एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है और एक लोअर ऑर्डर में, तो ये कहीं ना कहीं टीम के लिए बैलेंसिंग साइड है। कोई भी प्लेयर अगर खेलता है तो वहां पर उस टीम के लिए ये प्लस पॉइंट होगा कि वो इस अपने जो टीम है वहां पे आपको कंती गौड़ भी मिलेंगे। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी। तो जब आपको नंदिनी, कंती गौड़ और
इस तरीके के प्लेयर्स जब आपको मिलेंगे और उसके साथ जब हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना आपको बल्लेबाजी करते नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय टीम इस बार इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले T20 विश्व कप की जीत के लिए प्रबल दावेदार है। हम बेशक ये बात जरूर कर रहे हैं कि वो डेथ ऑफ ग्रुप में है या ग्रुप ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, कि जिसमें सब दिग्गज टीमें हो, लेकिन भारतीय टीम के पास टूर्नामेंट से पहले जो 3 मैचों की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हो रही है वो बहुत प्लस पॉइंट है। भारतीय टीम अपनी बेंच को आजमा सकती है। साथ ही साथ भारतीय टीम के साथ प्लस पॉइंट ये होगा कि नंदिनी को मौका दिया जाए। वहां पे आप यशिका भाटिका को आप कुछ मैचेस में, एक मैच में आप प्ले करा के दिखा सकते हो। टीम में जो बदलाव आप करना चाहते हैं उस आधार पर आप बदलाव कर सकते हैं। तो भारतीय टीम के लिए, भारतीय महिला टीम के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि वो अपना पहला T20 खिताब, T20 विश्व कप जीते। और ये हम सब की बधाई है। लगभग 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की ये दुआ रहेंगी कि जब जून में ये कप स्टार्ट होगा तो आप चाहे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने हो, दक्षिण अफ्रीका सामने हो, या हमारी ग्रेटेस्ट राइवलरी की अगर बात करें पाकिस्तान, वो भी सामने हो। खैर वो जीत नहीं पाएंगे, वो हम सबको पता है, लेकिन तब भी अगर वो सामने हो तो उनको उसी हिसाब से जवाब दिया जाए। तो ये फिलहाल टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। देवजीत साखिया ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्होंने बताया कि हमें भरोसा है कि हमारी टीम अब अच्छा परफॉर्म करेगी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, जिसको सुन के आप भी थोड़ा हैरान होंगे। एक तरफ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है इस देश में, चाहे वो खेल का मैदान हो या कोई और। बहरहाल बात करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के दौरान शुरू हुआ नो हैंडशेक विवाद अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने खुद इस पूरे मामले को याद करते हुए माना कि उन्होंने अंदाजा नहीं था कि हालात इतने अलग मोड़ पर ले लेंगे। आगा ने खुलासा किया कि मैच से ठीक पहले तक उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि भारतीय टीम के साथ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं निभाई जाएगी। टॉस से पहले मैच रेफरी ने अलग ले जाकर साफ कर दिया कि इस बार कोई हैंडशेक नहीं होगा। आगा के मुताबिक उन्होंने उस पर ज्यादा आपत्ति नहीं जताई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हार के बाद पाकिस्तान टीम औपचारिकता निभाने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंची, लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। दरवाजा नहीं खुला और हैंडशेक की परंपरा पूरी तरह नदारद रही। यह घटना पाकिस्तान के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि एक साफ संकेत बनकर सामने आई है कि मैदान के बाहर रिश्ते किस तरह तक पहुंच चुके हैं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम ने यह रुख उस समय अपनाया था जब देश में माहौल बेहद संवेदनशील था। इसके बाद से यह नो हैंडशेक पॉलिसी लगातार कई टूर्नामेंट्स में देखने को मिली है, चाहे वो महिला विश्व कप हो, अंडर 19 मुकाबला हो या साल 2026 का T20 विश्व कप रहा हो। आगा की इस पॉलिसी से सहमत नहीं दिखे। अब उनके सहमत ना सहमत होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स रोल मॉडल होते हैं और इस तरह की घटनाएं गलत संदेश देती है। तो उनको शाहिद अफरीदी का बयान ये नहीं याद है क्या? शाहिद अफरीदी या वो हारिस राव का सेलिब्रेशन नहीं याद है? वो किसके रोल मॉडल है, वो किसको मानते हैं? खैर, उन्होंने ये भी आगे कहा कि खासकर युवा खिलाड़ियों के बीच। लेकिन हकीकत यह है कि एशिया कप की उस घटना ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों की खटास अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, उसका असर मैदान में शिष्टाचार तक पहुंच चुका है। मैं हाथ मिलाने नहीं मिलाना बात का विषय, आपसे तो अफगानिस्तान भी हाथ नहीं मिलाता भाई साहब, तब आप क्यों नहीं कहते हैं? तब तो आप बड़े उसमें थे कि नहीं हम नहीं मिलाएंगे हाथ, हम ये सब नहीं करेंगे। खैर, अब गले की फांस बन गया है, ना नीलते बन रहा ना उगलते। तो कई कारण है पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए। सोचे आराम से, उनके पास बहुत सारा समय रहता है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे आईपीएल की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने बताया कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं और वह जल्द ही मैदान पर वापसी करते दिखेंगे। खैर, ये बयान जो है इनका, ये लगभग चौथी बार आया है। खबर 44 वर्षीय धोनी को सीजन की शुरुआत से पहले पिंडली में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह 3 हफ्तों से बाहर थे। उनकी रिकवरी के दौरान विकेटों के बीच दौड़ने की गति पर काफी काम किया है। माइकल हसी ने शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द वापसी करेंगे। खैर, वो मैच मुंबई इंडियंस को हरा दिया उन्होंने, लेकिन अब आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कल होगा या शायद उसके बाद वाले मैच में।
लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पता है कि वह अपनी दौड़ने की गति पर बढ़ा रहे हैं और शायद यही एक मुश्किल पहलू था। मुझे लगता है कि कौशल के लिहाज से हम उनकी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग को लेकर काफी आश्वस्त हैं, लेकिन बस यही सुनिश्चित करना था कि वह दौड़ने की अच्छी क्षमता बनाए रखे, खासकर पारी के आखिरी में जब उन्हें 1-2 रन लेने की तेजी से दौड़ना पड़ता है। इसलिए जैसे ही उन्हें अपनी पिंडली में पूरा भरोसा हो जाएगा, मुझे यकीन है कि वह फिर से खेलने को हरी झंडी दे देंगे। हसी ने बताया कि आईपीएल मैच खेलने का अंतिम फैसला धोनी का ही होगा। बैटिंग कोच ने आगे कहा कि मैं धोनी को उनकी पिंडली पर जो पूरा भरोसा हो जाएगा, मुझे यकीन है कि वह संकेत दे देंगे कि खेलने के लिए तैयार है। फिलहाल हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि पूरी चेन्नई इसका इंतजार कर रही है। धोनी के मैच के दिन में चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट में नहीं देखा गया है। हसी ने बताया कि इससे विकेटकीपर बल्लेबाज ने ध्यान भटकाने से बचने और मैच में शामिल न होने का फैसला किया। कुछ आईपीएल टीमें अपने खिलाड़ियों को होटल में ही रहने देती हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम में केवल 18 से 20 खिलाड़ियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होती है। हसी ने कहा कि एमएस धोनी सच में एक टीम उन्मुख खिलाड़ी है। वो हमेशा टीम के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और उन्हें चिंता थी कि अगर वह आएंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा ही ध्यान भटक जाएगा। जाहिर है कैमरा ज्यादातर उन्हीं की तरफ फोकस करेगा, भीड़ उनके लिए चेयर करेगी और ऐसी ही दूसरी चीजें होंगी। वहीं सच चाहते हैं कि टीम बस अपना काम करे, अपना खेल खेले। यही सही गलत या तय करना मेरा काम नहीं है, माइक हसी ने कहा है। लेकिन धोनी के मुकाबले में ना आने के पीछे यही सोच थी। जाहिर है वह घर बैठे बहुत अच्छी बारीकी से कुछ देख रहे होंगे। उन्होंने आगे कहा, निजी तौर पर मुझे ड्रेसिंग रूम में उनका साथ बहुत पसंद है। वह बाकी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा समझदारी और आत्मविश्वास देते हैं, इसलिए वह जाहिर तौर पर हर समय ट्रेनिंग में मौजूद रहते हैं और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा एक जिंदा दिल इंसान की तरह रहते हैं और वहां खिलाड़ियों के साथ अपना बहुत सारा अनुभव साझा करते हैं। लेकिन बात बस इतनी थी कि वह खुद को टीम के शेष खिलाड़ियों के लिए ध्यान भटकाने वाला नहीं बनना चाहते थे। ये बहुत गजब बात है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड पर सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा इसलिए उन्होंने मैच के दिन दूरी बनाने का फैसला किया। लेकिन सवाल फिर उठता है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी जैसा बड़ा क्रिकेटर आपको नहीं दिख रहा है फील्ड पे, सचिन तेंदुलकर के लिए भी यही कहा जाता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी वो जाते हैं तो वहां सचिन की चैटिंग होती है पूरे ग्राउंड में और वहां पर लोग उत्साहित होते हैं। सचिन तेंदुलकर आते हैं और टीम के जो युवा खिलाड़ी होते हैं या सामने की टीम में जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है कि वो क्रिकेट के भगवान को देखें। महेंद्र सिंह धोनी एक लेजेंडरी कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स को 5 ट्रॉफियां जिताई हैं और लगातार अच्छा खेल खेलते नजर आ रहे थे। उम्र का तगाजा है, 44 साल। देखिए माइक हसी ने जो कहा वो तो बात है ही, लेकिन 44 साल हो गए भाई साहब उनकी उम्र के। अब 44 साल में वो स्पीड मुझे लगता नहीं मिलेगी और महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी सीजन होने वाला है और मुझे लगता है वो एक जो लास्ट मैच होगा उसमें आपको खेलते नजर आएंगे और उसी के साथ साथ वो आईपीएल में संन्यास की घोषणा भी करेंगे। ये कंफर्म है कि ये सीजन उनका आखिरी है और वो कब संन्यास लेते हैं इसीलिए टीम ने उनके ऊपर छोड़ दिया, इसीलिए वो टीम से नहीं जुड़ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। खैर अब आगे बढ़ेंगे और खेलों की बात करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 6 जुलाई को दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मंच में बदलने जा रही है। यह लगातार तीसरा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आयोजित होगा जिसमें करीब 2000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खिलाड़ी 24 अलग अलग वीडियो गेम्स में मुकाबला करेंगे और $75 मिलियन यानी करीब 711 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। सऊदी पिछले कुछ समय से ई स्पोर्ट्स को लगातार बढ़ावा दे रहा है, इससे में निवेश कर रहा है। सऊदी अरब के ई स्पोर्ट्स में निवेश के पीछे 3 मुख्य कारण है। हाल का कारण अगर बात करें तो युवा आबादी। सऊदी अरब की करीब 2/3 आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह पीढ़ी डिजिटल दुनिया और गेमिंग से गहराई से जुड़ी हुई है। देश में लगभग 67% लोग गेम खेलते हैं यानी करीब 2.35 करोड़ लोग हैं। ये सरकार चाहती है कि इन युवाओं को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कैरियर और रोजगार के नए मौके भी मिले। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में गेमिंग, स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन और इवेंट मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्र खुलते हैं। दूसरा कारण तेल पर निर्भरता कम करना, यह भी एक वजह है।
सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था अब भी काफी हद तक तेल और गैस पर टिकी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के विकल्प तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में सरकार विजन 2030 के तहत नई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है ताकि भविष्य में अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर और विधि हो सके। खेल और मनोरंजन, खासकर ई स्पोर्ट्स, इस बदलाव का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। तीसरे कारण की अगर बात की जाए तो भविष्य की टेक्नोलॉजी। ई स्पोर्ट्स केवल गेम खेलने का तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जैसे कई आधुनिक क्षेत्र शामिल हैं। सऊदी अरब इस पूरे इकोसिस्टम से निवेश कर रहा है ताकि वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मजबूत पकड़ बना सके। हालांकि ईरान के युद्ध के कारण क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और कई खेल आयोजन प्रभावित हुए हैं, फिर भी वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां जारी है। आयोजकों की उम्मीद है कि युद्ध विराम के बाद हालात बेहतर होंगे और दर्शकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। पिछले साल इस टूर्नामेंट में करीब 30 लाख लोगों ने सीधा देखा था, जबकि 75 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने इसे ऑनलाइन फॉलो किया था। इस बार भी इससे बेहतर प्रतिक्रिया की उम्मीद बताई जा रही है और साथ ही साथ डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर सऊदी अरब अब केवल इवेंट्स आयोजित करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें गेमिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्ट्रीमिंग और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस दिशा में रियाद में एक बड़ा टेक हब भी विकसित किया जा रहा है, जहां आने वाले समय में मेड इन सऊदी डिवाइस तैयार किए जाएंगे। तो जो ई स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये कि बहुत अच्छी खबर है कि वो ई स्पोर्ट्स से जुड़कर 711 करोड़ रुपए की धनराशि जीत सकते हैं अगर वो उन 2000 खिलाड़ियों में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सऊदी अरब ई स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम जमा रहा है। और अब बात करेंगे आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत की शनिवार को सीधे गेम में हारने से। आपको बता दें, थॉमस कप फाइनल्स में भारतीय टीम नहीं पहुंच पाई और 70 साल बाद फ्रांस वहां पर पहुंचा है। जी हां, सेमीफाइनल में भारत को 2-0 से बढ़त बना ली थी, लेकिन उसके बाद आयुष की शुरुआती एकल की दुनिया में चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं क्रिस्टोफर से, और फिर दूसरे एकल खिलाड़ी श्रीकांत को दुनिया के 10वें खिलाड़ी एलेक्स से हार मिली है। 20 साल के आयुष शुरुआती में सिंगल्स में तब उतारा गया क्योंकि लक्ष्य सेन की दाहिनी कोहनी में सूजन थी, पर आयुष फ्रांस के पोवोव की रणनीति का मुकाबला करने में नाकाम रहे। 39 मिनट में 11-21, 9-21 से पराजित हो गए। इसके बाद सबकी नजरें श्रीकांत पर थी और वह मैच बराबर करे, लेकिन दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी कनी चुनौती पेश करने के बावजूद भी 16-21 और 18-21 से हार गए। श्रीकांत ने मैच की शुरुआत बराबरी की, वहीं 3-3 से बराबरी पर थे, लेकिन लैनियर ने ब्रेक तक बढ़त बना ली। श्रीकांत को अपनी गलतियों से जुड़ना पड़ा और 9-14 से पीछे हो गए। हालांकि उन्होंने थोड़ी वापसी करते हुए अंतर को कम करके 15-18 तक पहुंचा दिया, लेकिन नेट पर एक गलती के कारण लैनियर ने गेम पॉइंट जीत लिया। दूसरा गेम भी कुछ इसी तरह रहा। श्रीकांत ने शुरुआती पिछड़ने के बाद वापसी की और लगातार आक्रामक विनर लगातार 7-7 से बराबरी कर ली, लेकिन लैनियर की रणनीति के कारण भारतीय खिलाड़ी से गलती हुई और 10-15 से वह पीछे रह गए। श्रीकांत ने कोशिश की कि अंतर को कम किया जा सके, वह 15-16 तक पहुंचाया, लेकिन आखिरी पलों में उनकी फिर से गलतियां हो गई और लैनियर के 2 मैच पॉइंट मिल गए। श्रीकांत का शॉट नेट में फंसने से लैनियर ने मैच जीत लिया। अब सारी जिम्मेदारी एचएस प्रणय पर होगी। वह भारतीय टीम की उम्मीदों को जीवंत रखेंगे। वह दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी है। टोमा जूनियर पोवोव से भिड़ेंगे। पोवोव 2025 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रणय को हरा चुके हैं। अगर प्रणय जीत जाते हैं तो हरियन और एम अर्जुन की युगल जोड़ी का मुकाबला एलवाई एडम लियो रॉसी से होगा, जबकि दुनिया की 4थे नंबर की जोड़ी है। आपको बता दें, चिराग शेट्टी का मुकाबला आखिरी मैच में पोवोव भाइयों से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारत का एक पदक पक्का हो गया था। देश ने 2022 में यह खिताब जीता था। इसके अलावा 1952, 1955 और 1979 में कांस्य पदक जीते थे। यह पोवोव के हाथों में आयुष की दूसरी हार थी। इससे पहले 2024 में हाइलो ओपन में भी एकमात्र भिड़ंत में भी आयुष को हार का सामना करना पड़ा था। पोपोव को शुरू से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने कोर्ट के चारों ओर आयुष को दौड़ने के लिए तेज रिटर्न का इस्तेमाल किया और नेट पर शुरुआती नियंत्रण हासिल कर लिया।
भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआत में धैर्य दिखाया, लेकिन लगातार की गई कुछ गलतियों के कारण फ्रांसीसी खिलाड़ी ने 8 के मुकाबले 3 की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। आयुष ने बीच बीच में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह दबाव बरकरार नहीं रख सके। पोप ने ब्रेक तक 11-16 की बढ़त बनाई और फिर 15-16 तक पहुंच गई। हालांकि पोप की कुछ गलतियां ने थोड़ी देर के लिए आयुष को मैच में बनाए रखा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी इसका फायदा नहीं उठा सके। फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने गेम पॉइंट गंवाने के बाद भी पहला गेम आसानी से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी लगभग यही सिलसिला शुरू रहा। पोप ने पकड़ मजबूत कर ली और फ्रंट कोर्ट यानी नेट के पास खेल के पूरी तरह हावी रहे। आयुष थोड़े हिचकिचाते नजर आए और अपने विरोधी के खेल को समझने में उन्हें काफी मुश्किल हुई। जब पोप बार बार उनके बैकहैंड वाले कोने को निशाना बना रहे थे और उन पर दबाव बनाते रहे, फ्रांसीसी खिलाड़ी ब्रेक तक 11-2 की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने रैलियों पर नियंत्रण रखा और आयुष के इक्का दुक्का विनर तब तक आए काफी देर हो चुकी थी। पॉव ने 19 के अब 8 की बढ़त पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने लगातार कई मैच पॉइंट हासिल किए और आसानी से मुकाबला जीत लिया। तो भारतीय टीम के लिए एक पदक पक्का हो गया था। 70 सालों बाद फ्रांस से फाइनल में पहुंचा है, तो उम्मीद है कि फ्रांस 70 साल बाद थॉमस क्लब में कप जीतने में, मुझे लगता है कि अब अगर वो कप जीतता है या मेडल जीतता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी, क्योंकि 77 साल का किसी देश ने अगर किसी चीज का इंतजार किया तो मुझे लगता है उन्हें मिलना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।